वडोदरा बड़नगरी आरोग्यम न्यूज चैनल साप्ताहिक कार्यक्रम के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और सहकार बदल आभार। मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम। आज दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामना देता हूं। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना। आज के दीपावली के शुभ अवसर पर आज का जो मौसम अभी चल रहा है, इसके असर पर उपलक्ष्य पर मैं थोड़ा सा इसके संदर्भ में अभी जो बीमारियां चल रही है खास करके उसके बारे में बातचीत करने के लिए उपस्थित हूं। आज अभी जो है कॉमन कोल्ड भी चल रहा है और दूसरी तरफ एक उसी बात को बोलते हैं अनकॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में जैसे हम बोलते हैं कि फ्लू, वायरल फीवर, तो वायरल फीवर में हम देखते हैं कि बुखार आता है, माथा में दर्द होता है, शरीर में पूरा दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, बराबर ना। इस तरह की खांसी आती है, छाती भी टाइट लगता है, छाती भारी भी लगता है, गला भी दुखता है। तो इस तरह का वायरल फीवर अभी दीपावली के आसपास के सीजनों में चलता है। जैसे इसको बोलते हैं बेवड़ी ऋतु या दो तरफा मौसम। अभी जैसे बरसात गया और जाड़ा आ रहा है, तो इस मौसम में ही सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ इस मौसम में अनकॉमन कोल्ड भी उतना ही कॉमन है जितना कि कॉमन कोल्ड है। तो दोस्तों, अनकॉमन कोल्ड का मतलब ये हुआ, इसको दूसरे भाषा में, सिंपल भाषा में इसको एलर्जिक भी बोल सकते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, बराबर ना। तो एलर्जिक राइनाइटिस भी बहुत ही कॉमन है। लोग कंफ्यूज रहते हैं और उल्टा जाके कॉमन कोल्ड की दवा खा लेते हैं, बराबर ना, जबकि एलर्जिक राइनाइटिस एकदम डिफरेंट चीज़ है। तो एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इसमें देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस में आपको आँख से पानी आएगा, नाक से बहुत सारा पानी चलेगा, नाकें बंद होगी, गले में खुजली होगा, गला भारी भारी लगेगा, बराबर ना। माथा दर्द हो, नेजल ब्लॉकेज होगा तो आपको माथा दर्द भी थोड़ा बहुत हो सकता है। आपको दिन अच्छा नहीं लगेगा, छींक बहुत आएगी, स्नीजिंग बहुत आएगा, बराबर ना। इसमें कॉमन कोल्ड की तरह बुखार नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, शरीर में दर्द नहीं होगा, बराबर ना। इस तरह का बदन दर्द जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा होना, ये सब वायरल लक्षण है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो ये क्या होता है? एलर्जिक राइनाइटिस इसको बोलते हैं। तो ये इसको दूसरे भाषा में हम लोग अनकॉमन कोल्ड भी बोल सकते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए सबसे जो कॉमन चीज़ें होती है इस ऋतु में, तो पहला तो है कोल्ड टेम्परेचर, दूसरा है पोलन ग्रेन, बराबर ना। पोलन ग्रेन, चूंकि ये सीजन में अब बसंत ऋतु आएगी कुछ दिनों के अंदर, पतझड़ का मौसम आएगा, फ्लावरिंग का समय आ गया है, बहुत सारे पेड़ पौधे फूल अपना देंगे, तो उससे पोलन ग्रेन एक निकलता है जो कॉमन एलर्जी है। हे फीवर जिसको बोलते हैं, उसके कारण भी लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस देखा गया कि बढ़ जाता है। दूसरा, इस कोल्ड टेम्परेचर में देखा गया स्मोक का बनना, जैसे भी दिल्ली, बम्बई, ये सब इलाकों, महानगर में जो बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ देखा गया कि स्मोक की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। सुबह सुबह जो है ना, वातावरण के अंदर धूल भरा हवा रहता है, जिसको इनहेल करने के बाद लोग जो है बहुत तरह से एलर्जी से पीड़ित होते हैं, बराबर ना। तो उसमें नाक से पानी बहना, गला में खुजली आना, बार बार छींक आना, खांसी आना, बराबर ना, आँख में से भी पानी आता है, इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये सब हमारे, देखिए इसमें क्या होता है, ट्रिगर फैक्टर होता है बहुत सारा। तो अभी जैसे पोल्यूशन, मैंने बताया पोल्यूशन का बढ़ना, एनिमल डेंडर्स, जैसे घर में जो है कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, खास के बकरी, उसका भी जिसका रोआ छोटा होता है और आराम से झड़ता है, तो एनिमल डेंडर्स बोलते हैं, वो है। पोलन ग्रेन है। बहुत सारा कारपेट बिछाते लोग, कारपेट से भी कारपेट झाड़ने से भी निकलता है, धूल से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये सब कुछ ट्रिगर फैक्टर है, बराबर ना। और ये मौसम के कारण जो मैंने बोला, पोल्यूशन और कोल्ड टेम्परेचर, ये सब ट्रिगर फैक्टर है जिसके कारण एलर्जी शुरू होता है। तो दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी कॉमन कोल्ड के साथ साथ ये चीज़ें चल रही है, तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे पास दर्दी आते हैं, शिकायत करते हैं कि साहब ये 3 महीना सीजन आता है ना, तो बार बार 15 दिन बीमारी रहता है, स्कूल जा नहीं पाता, ऑफिस जाने में दिक्कत होती है, बहुत तरह की शिकायतें आती है हमारे पास। तो इसको तो अभी पिछले बार यहाँ से दवा लाया, ठीक हो गया, फिर देखे 2-3 दिन ठीक रहा, 5 दिन फिर वही हो गया। तो लोग उसमें मिस्टेक, कंफ्यूज हो जाता है कि कॉमन कोल्ड वायरल का। बहुत बार तो क्या करते हैं लोग, बाजार से डॉक्टर के पास भी नहीं आते, लोकल दवा में से एंटी एलर्जी, ग्लूकोल, चेस्टोन, डोलो, ऐसा कुछ दवाई खा करके अपने आप को ठीक करते, आधा ठीक हुआ, आधा हुआ, काम चला, फिर ऐसे करके चलाते रहते हैं। तो इसको पहचानना चाहिए आदमी को, इसलिए मैंने ये सब लक्षण बताया दोस्तों कि ये सब लक्षण है। इसके रिस्क फैक्टर, जिसको एलर्जी किसको किसको हो सकती है,
तो एलर्जी होने का पहला तो मैंने बोला ये सब चीज़ों का ट्रिगर का एक्सपोजर, जो मैंने सब लाइन से बताया आपको, पोलन ग्रेन है, एनिमल डेंडर्स है, डस्ट है, टर्माइट है, डाइट है, बहुत सारे फूड एलर्जन भी होते हैं। जैसे मान लो कैसीन प्रोटीन से है तो आपको दूध वाले सारे आइटम आपके एलर्जन में आ गए। ग्लूटेन प्रोटीन से आपको एलर्जी है, मतलब गेहूं के जितने आइटम है सब आपके बंद हो गए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आगे भी आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को कॉमन फूड एलर्जी होती है, बराबर ना, जिसको कि आप अवॉइड कर कर करके आराम से आप अपनी एलर्जी के लेवल को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कि दूसरा रिस्क फैक्टर में है कि अगर आपके माँ पिताजी को है, आपको जेनेटिक है, ये जेनेटिक भी होता है, बराबर ना। जेनेटिक के कारण भी देखा गया है कि इनको मम्मी पापा या खानदान में किसी की चल रही है तो उनको भी एलर्जी का लेवल जो है ऐसा होता है। तो ये है रिस्क फैक्टर। दूसरा है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन, अगर मान लीजिए एलर्जिक राइनाइटिस है तो आपको इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बहुत लंबे समय तक ऐसा राइनाइटिस रह रहा है, बार बार हो रहा है, या पेरिनियल भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है थ्रू आउट ईयर्स भी रहे। मान लीजिए फूड एलर्जी है, बार बार वो चीज़ को खा रहे हैं, दूध दही सब चीज़ों से, नींबू से भी एलर्जी हो, बहुत तरह खाने पीने के वस्तुएं हैं जिससे एलर्जी रहता है, वो आप रेगुलर एक्सपोजर में ले रहे हैं, उसके कारण एंटीबॉडी बना रहा है, तो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। ये हो सकता है सालों सालों चलने रहने वाला प्रक्रिया हो, और हो सकता है कि सीजनल भी हो, जब जब मौसम चेंज होता है, ऋतु चेंज होता है, तब तब हो रहा हो, खास करके टेम्परेचर से रिलेटेड अगर है तो, बराबर। इस तरह के बहुत तरह की एलर्जी, किसी चीज की भी एलर्जी हो सकती है, लेकिन इस सीजन में खास कर करके देखा गया है, क्योंकि इसलिए मैं बार बार बाहर दे रहा हूँ कि अभी सर्दी खांसी बहुत चल रहा है, वायरल वाला भी चल रहा है, उसके फ्लू वाला भी चल रहा है, उसके साथ साथ ये भी चल रहा है, तो लोग कंफ्यूज रह रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको जागृत करूं। तो दूसरा है इसका जो मैंने बताया रिस्क फैक्टर, साथ साथ इसे कॉम्प्लिकेशन, दुष्परिणाम। अगर मान लीजिए कि राइनाइटिस लंबे समय तक रहा, तो यहाँ पर क्या, जैसे मैंने पिछले बार हाइडेक के बताया था कि यहाँ पर हवा के दो गोले होते हैं, इसको मैगजेलिक साइनस बोलते हैं, यहाँ पर भी एक दो गोले होते हैं, उसको फ्रंटल साइनस बोलते हैं। इसे हवा के गोलों में बार बार सिक्रीशन होने से ये ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक लग करके इससे इन्फेक्शन लग जाता है, तो इसको साइनोसाइटिस बोलते हैं, इसको मैगजेलिक साइनोसाइटिस बोलते हैं, इसको फ्रंटल साइनोसाइटिस बोलते हैं। फिर आपको हेडक होना शुरू हो जाता है। तो इस बार बताया था कि अगर ए वाला हेडक अगर है तो इस हेडक में क्या होगा, इसको फ्रंटल साइनोसाइटिस के हेडक में देखिएगा कि सुबह में हेडक बहुत रहेगा, सुबह में ऑफिस जाने के समय बहुत हेडक रहेगा, फिर उसमें से साइनस में से जैसे 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 म्यूकस निकलता चला जाएगा, शाम के समय में आपको ठीक लगेगा। अब मैगजेलरी में उल्टा होगा, सुबह में आपको ठीक रहेगा, दोपहर के बाद जैसे ही साइनस भरता जाएगा, क्योंकि दोनों के जो खुलने के छिद्र है उसके हिसाब से होता है, इसमें छिद्र यहाँ पर होता है, तो दिन भर से म्यूकस गिरता रहता है, तो शाम आते आते वो म्यूकस खाली हो जाता है, तो आदमी को हल्का लगता है। मैगजेलिक साइनस ऊपर रहता है जबकि गड्ढा नीचे रहता है, तो इसमें क्या होता है, सोने के समय में, रात के सोने के समय में तो सब निकल जाता है, तो दोनों तरफ का खाली रहता है। दिन में जैसे जैसे जमा होता जाएगा, लेवल जैसे जैसे म्यूकस का बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे म्यूकस भरेगा आपको दर्द शुरू हो जाएगा। यानी ये ऑफिस हेडक जो है जनरली दोपहर को 2 बजे के बाद शुरू होता है, इससे मॉर्निंग हेडक होगा, इससे दोपहर ऑफिस का हेडक होगा, इसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। बहुत बार अगर रिकरेंट साइनोसाइटिस हो रहा है, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो गया, बहुत बार देखा गया ऑपरेशन कर करके नया होल बनाना पड़ता है म्यूकस को निकालने के लिए, तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दूसरा है इसमें दोस्तों, अगर मान लीजिए राइनाइटिस हो गई, राइनाइटिस होते होते आपको ट्रैकाइटिस हो गया, और होते होते अगर ब्रोंकस के अंदर घुस गया तो ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस तक भी अगर आपने एलर्जी को नहीं ठीक समझा और एलर्जी का ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं लिया, या एलर्जन को एक्सपोजर को किस चीज से है उसको नहीं पकड़ा, उसके प्रिवेंशन को आपने नहीं किया, तो ये जाकर के ब्रोंकल अस्थमा में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रोंकल अस्थमा का डिफिनीशन ही यही है, हाइपर सेंसिटिविटी टू ट्रिगर्स, मतलब हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, जो आपकी जो ट्रैकिया है उसके अंदर इतना रिस्पॉन्स कर, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स हो जाएगा किसी ट्रिगर के अगेंस्ट कि आपका अस्पाज्म हो जाएगा, तो फिर उस पर कार्टिकोस्टेरॉइड देना होता है, कभी जानलेवा भी हो जाता है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, हॉस्पिटल ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, नेबुलाइजर देना पड़ता है, कार्टिकोस्टेरॉइड भी चालू हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो ओल्ड एज में देखा गया धीरे धीरे कालांतर में, भविष्य में इससे कॉम्प्लिकेशन में ये सब चीज़ें होती है, बराबर ना। साइनोसाइटिस होगा, कभी कभी वॉइस भी लोगों का चल जाता है, जब वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाएगा तो वॉइस में भी अंतर पड़ जाता है, वॉइस भी बदल जाता है, जैसे सीजन चेंज होगा उसके साथ उसकी वॉइस भी बदल जाएगी। तो लोग उसको मजाक में ले लेते हैं, मेरी जब जाड़ा का दिन आता है तो मेरे वॉइस ऐसे ही 3 महीना रहेगा, 3 महीने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा वॉइस अपने आप चेंज हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, इस कुछ कारण से ऐसा होता है, वोकल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन, वोकल कॉर्ड में एलर्जी आ गई तो आपका वोकल कॉर्ड जो वॉइस जो है आपका चेंज हो रहा है।
वो वॉइस चेंज हो रहा है तो भी आदमी को ध्यान देना चाहिए। हो सकता है एलर्जी को, कभी कभी थायराइड के कारण भी होता है, और बहुत बहुत यहाँ पर पॉलिप होता है, सिंगर पॉलिप, वोकस नोड्यूल, बहुत सारे तरह की चीजें। अगर वॉइस का वह चेंज हो रहा है, अल्ट्रेशन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसको मजाक में मत लीजिए, इसको जांच कराइए। कान नाक विशेषज्ञ वाले देखते हैं क्या करना चाहिए, बराबर ना। तो ये रहा आपका एलर्जी का कॉम्प्लिकेशन। अब इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट में जैसा मैंने बताया कि एलर्जिक राइनाइटिस में किसी चीज से एलर्जी है, तो एलर्जी में जैसे एंटीजन है, वो एंटी, नाम ही एंटी है, वो जैसे किसी के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। एंटीबॉडी जब बनेगा तो एंटीबॉडी एंटीजन आपस में टकराएंगे और इन्फ्लामेशन करेगा। तो जब इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन में 5 चीजें बहुत कॉमन है, रूबर, कैलर, डॉलर, ट्यूमर, लॉस ऑफ फंक्शन, पैथोलॉजिस्ट वाले बताते हैं। उसमें सूजन आएगा, रेडनेस आएगा, बराबर, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, बराबर ना, हीट भी पकड़ेगा। तो ये सब चीजें होती है। तो जो आपको नाक से पानी गिर रहा है, आंख से पानी गिर रहा है, नाक बंद हो रहा है, म्यूकस आ रहा है, खांसी आ रही है, गले में इरिटेशन हो रहा है, गले में खुजली हो रहा है, ये सब इन्फ्लामेशन के ही मार्कर है, और इन्फ्लामेशन के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों इसको रोकने के लिए जो है, जो सबसे पहले कि एंटीजन का एंट्री को आपको रोकना पड़ेगा। तो एंटीजन की एंट्री के लिए सिंपल सा बात है कि एलर्जिक है, यानी कॉमन कोल्ड है कि अनकॉमन कोल्ड है, इसके लिए हम लोग एक जांच कराते हैं, सीरम आईजी लेवल, इम्यूनोग्लोबिन ई लेवल। इम्यूनोग्लोबिन ई लेवल जो है जनरली एलर्जी वाले केसों में बढ़ा हुआ होता है। तो अगर ये बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं एलर्जी से आप जूझ रहे हैं। तो आईजी लेवल में जनरली हम लोग एंटी एलर्जिक यूज करते हैं। एंटी एलर्जिक में हम लोग जो है कुछ लिवोसेट्रिजिन है, मोन्टेलुकास्ट है, कुछ कार्टिकोस्टेरॉइड है, इन सब दवाओं का यूज करते हैं। मोनोक्लेट करके कार्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे जीपी के यहाँ से कार्टिकोस्टेरॉइड से एलर्जी अच्छा लगता है तो गोली खाते रहते हैं ज्वाइंट के पेन की तरह, फिर उसके साइड इफेक्ट लेके आते हैं, उसमें डायबिटीज भी हो जाता है, हाइपरटेंशन भी हो जाता है। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि अगर कहीं आपको कार्टिकोस्टेरॉइड, वाइसलोन, डेक्जोना, मिथाइलप्रेडिसोलोन, डेफ्लाजाकोट, ऐसी कोई दवाई अगर लंबे समय से चल रही है तो कृपया उसको बंद करिए। किसी भी कारण से चल रही हो, वो ज्वाइंट पेन के लिए चल रहा हो, एलर्जी के लिए चल रहा हो, या चमड़ी रोग के लिए, एक्जिमा के लिए चल रहा हो, अगर 2 से 3 महीना से ज़्यादा अगर आप खा रहे हैं तब जरूर इसके आइए। इसकी साइड इफेक्ट में जैसे मैंने बोला, डायबिटीज भी बढ़ जाएगा, बीपी भी बढ़ जाएगा, चमड़ी पतला हो जाएगा, आपका स्किन फटना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ब्रूज बनना शुरू हो जाएगा, आपको आँख के पीछे सब पोस्टीरियर सबक्यूलर कैटरेक्ट हो जाएगा, बराबर, फंगल इन्फेक्शन लग जाएंगे, बराबर। इस तरह से चीज़ें, चेहरा आपका पूरा सूज जाएगा, हम्प बन जाएगा, बराबर, वेस्टिंग हो जाएगी, पेरिफेरल मसल, लोअर लिम्ब जो है आपका पतला हो जाएगा, मोटा जो है, बॉडी जो है पूरी बॉडी फूल जाएगी, और शरीर से हाथ पैर सब पतला हो जाएगा, ये सब होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हाथ पैर दुखने लगता है। ऐसे स्थिति में आप जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को सलाह लीजिए, हम लोग उसको मैनेज करते हैं, बराबर ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मैं सब समझाने को ये था कि आप अगर आपको बार बार ऐसा एलर्जी हो रहा है, या बार बार आपको लग रहा है कि नहीं हमको अनकॉमन कोल्ड नहीं, कॉमन कोल्ड या अनकॉमन कोल्ड जैसा लग रहा है आपको, तो आप आईजी लेवल जरूर कराइए। अगर आईजी लेवल बढ़ा हुआ है, तभी के युग में, पहले तो क्या सुई से सब करते थे, आजकल दोस्तों जहां जो बोल रहा हूँ ब्लड से ही सिंपल हो जाता है, बराबर ना। एलर्जिक टेस्ट में 3-4 टेस्ट होते हैं। एक तो वेज पैनल होता है जिसमें आप वेजिटेबल, जो वेजिटेरियन है उनके लिए, फिर दूसरा नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी एक पैनल होता है, ड्रग का भी एक पैनल होता है, और कभी तीनों को टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग रिपोर्ट कर पाते। बहुत बार क्या होता है, दर्दी कुछ दवाओं से एलर्जी होती है, तो दवा से एलर्जी है तो उस दर्दी को हम बोलते हैं कि आप ड्रग पैनल का एलर्जी का टेस्ट जरूर कराइए, ताकि आपको पता चले किसकी ड्रग से आपको, चलो आपको पता है कालीनिमुसोलाइड से है, या क्विनोलोन या नॉरफ्लॉक्सासिन से है, हो सकता है दूसरे और दवाओं से भी हो। बहुत सारे लोग आके बोलेंगे सर हमको सल्फा ड्रग से एलर्जी है, तो सल्फा ड्रग, तो मैं उनको बोलता हूँ आप एलर्जिक टेस्ट ड्रग पैनल का टेस्ट करवाइए। कोई जरूरी कि सल्फा से हो सकता है पेनिसिलिन से भी हो, और हो सकता है क्विनोलोन से भी हो, बराबर ना। हो सकता है कि आपको एनएसएड से भी हो। बहुत सारे लोगों को पैरासीटामोल से एलर्जी मैंने देखा है। मैंने 2-3 पेशेंट ऐसे हैं जिनको बुखार आता है, मैं पैरासीटामोल नहीं दे पाता, उनको ब्रूफेन देता हूँ, डाइक्लोफेनक और पैरासीटामोल दोनों से एलर्जी है उनको। तो ऐसी स्थिति में ऐसा है कि आईजी लेवल आप पहले कराइए। आईजी लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो एलर्जिक टेस्ट जरूर कराइए। वेज पैनल, जैसे वेज पैनल जितने भी आप वेजिटेरियन आइटम है उसके साथ ब्लड से टेस्ट हो जाता है। और इससे एक फायदा होता है कि अगर आपको पता चल गया कि इस चीज से एलर्जन है, तो आईजी लेवल को कम करने के लिए आपका एवॉइडेंस ऑफ एलर्जन ही आपका इलाज है। आप उस चीज को, जिस चीज से एलर्जी है उसको आप नहीं लीजिए, बराबर ना। अगर आपको मान लीजिए पोलन ग्रेन से है, हवा से है, थी से, तो आप मास्क पहनिए, बराबर ना। कुत्ता बिल्ली को आप यूज करते हैं तो उसे मास्क पहनिए। सुबह में उठते हैं टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉकिंग में जाते हैं तो आप मास्क पहन के जाया करिए,
बराबर ना। तो वातावरण में ये सब चीज़ों से बच सकते हैं आप। दूसरा है कि अगर आपको कोई चीज़ से खाने पीने फूड आइटम से एलर्जी है तो उस फूड आइटम को अपने डाइट में से निकालिए, तो मैंने देखा है 60 से 70% लोगों को फायदा हो जाता है। दूसरा होता है कि अगर आप एलर्जी टेस्ट कराते हैं, मान लीजिए वेज पैनल का कराए, नॉन वेज पैनल का कराए, तो बहुत बार क्या होता है, इम्यूनोथेरापी एक ट्रीटमेंट होती है, उसमें क्या करते हैं, जिस चीज़ से एलर्जी है उसका एक दवा कंसंट्रेशन बना कर करके देते हैं, उसको जीभ पर हम लोग देते हैं, उसको जस्ट लाइक वैक्सीन की तरह यूज करते हैं। 2 से 3 महीना यूज किए हैं तो बहुत सारे दर्दियों में देखा गया कि 70 से 80 90% तक मैंने सफलता पाया। 60-70% तो खाली खाली अवॉइड ऑफ एलर्जी, यानी आपने खाना पीना में उस चीज़ को कम कर दिया या उसके एक्सपोजर को आपने कम कर दिया, इससे ही कंट्रोल हो जाता है। 10-20% दर्दियों में, 10%, 20% भी नहीं, 10% दर्दियों में इम्यूनोथेरापी की जरूरत पड़ती है और वो हम लोग भी करते हैं। ऐसा करने से बहुत सारा फायदा होता है और आपको जो कॉमन कोल्ड के साथ अनकॉमन कोल्ड है वो कम हो जाता है, उसका इंसिडेंस कम हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है छोटी छोटी बातें हैं, लाइफ को बहुत इरिटेट कर देता है, बराबर ना। इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान में लिया और चूंकि इसी सीजन में होता है, इसीलिए मैंने सोचा दिवाली के उपलक्ष्य पर आपको इस तरह का स्वास्थ्य टॉक, हेल्थ टॉक देख करके मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करूं। अगर किन्हीं को भी अनकॉमन कोल्ड है तो जरूर आप आईजी लेवल करवाइए, एलर्जन टेस्ट करवाइए, वाइड एलर्जी कराइए और अपने जीवन को एक अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर से लास्ट में बहुत सारी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सदा आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ऐसा शुभकामना। धन्यवाद।